हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच गेम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग यूपीएससी जेई का 16 अप्रैल 2022 का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 150 क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका जो कंप्लीट पेपर है वो ये कवर अप हो जाएगा। आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो 2022 में पेपर्स होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। काफ़ी यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चन इन्होंने इस पेपर में पूछे गए थे। 16 अप्रैल 2022 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसमें हम लोग पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके पहले आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है पार्ट 1, और आपको नया जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पे हमने मेंशन किया न्यू करके। ठीक है, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। पार्ट 1 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग स्ट्रेट अवे हमारे क्वेश्चन को देखते हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉजिंग इट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। काफी सिंपल है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्टेंस को ही हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉजिंग इट। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं हमारे जियोमेट्री ऑफ सर्किट कंडक्टर और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ नियर बाय मटेरियल्स। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट चॉइसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डोहर्टी रेट। ठीक है, डोहर्टी रेट हम लोग किसको कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था। 3 पार्ट टैरिफ हमने एक सेशन लिया था इसके पहले के। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था डोहर्टी टैरिफ, इसका हम लोग जो ब्रैकेट में नाम लिखते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम है वो है डोहर्टी टैरिफ। ठीक है, डोहर्टी रेट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट फॉर अंडरग्राउंड लाइंस दैट आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो अंडरग्राउंड लाइन यूज करते हैं उसका मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट कितना होता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो है हमारे पास 66 केवी तक। ठीक है, 66 केवी तक एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल हम लोग यूज कर सकते हैं, 66 एंड अबव। दैट मीन्स हम लोग मैक्सिमम जो है परमिसिबल है वो हम लोग स्टैंडर्ड जो किलोवोल्ट वोल्टेज रेंज है हमारा 66 केवी आप देख सकते हो। इसी के साथ आपको एक मैं टेबल मेंशन करता हूँ। हालांकि हमने इसके पहले काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन के जो वोल्टेज लेवल है ये क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं। इस टेबल को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 4 पोल 3 फेज 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम। ठीक है, सिंपल है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पता करनी है हमें 4 पोल 3 फेज 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की, जिसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 1500 आरपीएम। ठीक है, इससे हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल पाएंगे। एनएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमारे पास में 4। ठीक है, नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 60। ठीक है, ये आ जाएगा 30 इंटू 60 विल बी 1800। ठीक है, ये 1800 हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड, और हमारे पास में रोटर स्पीड है 1500। कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से माइनस कर देते तो हमारे पास में 300 का डिफरेंस आ रहा है। 300 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है हमारे पास में 1800 पे। ठीक है, 1 सा ये आ गया 6। ठीक है, 1/6 हमारा 6 ये स्लिप आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे हमारे जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 60 से, ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्स जनरेटर इज वन अमॉन्ग द मेनी स्पेशल पर्पस सिग्नल जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट कंसर्निंग द सेम। पल्स जनरेटर जो है ये काफ़ी स्पेशल पर्पज एक सिग्नल जनरेटर है, तो इसमें से कौन से रिलेटेड स्टेटमेंट हमारे पास में करेक्ट है, मेंशन में क्वेश्चन में पूछा गया। हम लोग सबसे पहले 1 by 1 स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ साइन, स्क्वायर और ट्रायंगुलर। ठीक है, ये पल्स जनरेटर जो है ये प्रोड्यूस करता है कि हमारा आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ साइन, स्क्वायर और ट्रायंगुलर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दे एक्ट एज अ स्टिमुलाई फॉर सर्किट, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा। प्राइमरीली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये काफ़ी मेजर इसका इंपॉर्टेंट है पल्स जनरेटर का। ठीक है, ये हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जनरेट्स रिपीटेटिव वेवफॉर्म, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग थोड़ा सा क्विकली कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ 200 kVA 20 kVA by 200 volts 50 hertz transformer is 4%. Calculate the applied voltage on a high voltage side. हायर वोल्टेज साइड का अप्लाइड वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचवी साइड के लिए जो VSC रहता है हमारे पास में हाई वोल्टेज का, हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, VSC, ठीक है, पर यूनिट का जो वैल्यू है हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेस के हाई वोल्टेज साइड के। ठीक है, तो हमारा पर यूनिट जो हमारा ये है परसेंटेज इम्पेडेंस, उसको हम लोग करेंगे कंसिडर। ठीक है, 4% आ जाएगा, 0.04 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, बेस वोल्टेज कितना है हमारे पास में 20 kVA। ठीक है, 20 kVA 20 इंटू 10⁻³ विच विल बी इक्वल्स टू 800 वोल्ट।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे भी पूछा था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके वक्त का जो डेटा है उसी को यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द सप्लाई वोल्टेज एट अ 30 हर्ट्ज टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट सेम एज दैट ऑफ फॉर द 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 200 वोल्ट। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा, क्या हमें पता करना है सप्लाई वोल्टेज 30 हर्ट्ज पे मैग्नेटाइजेशन करंट को सेम रखने के लिए जो 50 हर्ट्ज सप्लाई पे वर्क करेगा एट 200 वोल्ट्स। ठीक है, ऑपरेशन जो रहता है हमारे पास में ट्रांसफार्मर का जो एक्साइटिंग करंट रहता है वो रहता है सेम। ठीक है, दैट मीन्स फॉर द एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम द फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट। एक्साइटिंग करंट को हमें कांस्टेंट रखने के लिए, सेम रखने के लिए फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो फाई एम है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा V/F पे। करेक्ट, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, V1/F1 विच विल इक्वल्स टू V2/F2। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ठीक है, वो आएगा हमारे पास में 50 हर्ट्ज। ठीक है, और F2 का वैल्यू पूछा, F2 का भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो 30 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है V1 का भी वैल्यू गिवन है हमारे पास में 200 वोल्ट। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, V2 का जो वैल्यू बनेगा वो रहेगा F2/F1। ठीक है, F2/F1 दैट मीन्स F2 कितना है हमारे पास में 30 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में V कितना है 200। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 40। ठीक है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 120 वोल्ट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस फॉर एन एसी सर्किट हैविंग अ फॉलोइंग पैरामीटर्स। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 2/π गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, हमें क्या पता करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का वैल्यू पता करना है, जो कि हो जाएगा हमारा 1/2πfc विच विल बी इक्वल्स टू 1/2π मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 2/π। ठीक है, 2/π मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड। 5 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पाई से पाई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 2 to the 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻6। 10⁻6 ऊपर गया न्यूमरेटर में तो ये हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो रहेगा 5 × 10⁻4। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा वो रहेगा 5 × 10⁻4 ओम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस मेक एल्यूमिनियम अ बेटर कंडक्टर देन अ कॉपर। इसमें से कौन सा एक एडवांटेजेस है, ठीक है, जो हमारा जो एल्यूमिनियम है एक बेटर कंडक्टर बनाता है देन कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, ऐसा हमारा कौन सा एक मेजर फैक्टर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एल्यूमिनियम प्रीफर करते हैं दैन टू कॉपर। हालांकि इसके काफ़ी मेजर हमारे पास में एडवांटेजेस है, लेकिन एक वन ऑफ द मेजर इसका जो एडवांटेजेस है वो है हमारे पास इट इज़ लाइटर दैन द कॉपर। सिंपल है, देखिए ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो कॉपर है हमारा सरप्राइजिंगली हमारा काफ़ी लाइटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट में एल्यूमिनियम वेट करते हैं हमारे पास में 30% लाइटर दैन द कॉपर है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में जनरली इसको हम लोग एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं, और एल्यूमिनियम हमारा लेस कॉस्टली भी, चीपर भी एज कम्पेयर टू द कॉपर। ओके, हालांकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन हमारा लाइटर होने के कारण ये काफ़ी वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस हो जाता है कि इसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ कर सके, क्योंकि जो वेट ऑफ द कंडक्टर है वो डिसाइड करते हैं हमारे पास में ट्रांसमिशन टावर का स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर नहीं रहता, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन रखते हैं। उसके लिए हम लोग कंडक्टर को किस तरीके से चूज़ करते हैं वो काफ़ी मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केबल शोन इन द इमेज बिलो। ठीक है, ये इस तरीके से इमेज बताई गई थी, हमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा केबल है। ठीक है, इसके लिए केबल से रिलेटेड मैंने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है गाइस, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये केबल आपको जो बताया गया है ये हमारा स्टील वायर आर्मर्ड केबल। ठीक है, स्टील वायर आर्मर्ड केबल। अब इसमें कंडक्टर कौन सा आता है, इंसुलेशन क्या होता है, बेडिंग किस काम के लिए रहते हैं, आर्मरिंग किसके लिए रहता है, शीट किसके लिए रहता है, ये क्वेश्चन एक बनता है। इसका ऑलरेडी मैंने अंडरग्राउंड केबल करके एक सेशन बना के रखा है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ 2022 के लिए। ठीक है, अगर आप MSCDCL या फिर और की एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसमें ये बताया जाता है कि बेडिंग इज कंपोज बिटवीन, ठीक है, बेडिंग इज एसोसिएटेड इन इंसुलेशन या फिर आर्मरिंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूँ MSCDCL के JEE के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जो हमारी आर्मरिंग है वो किसके किसके बीच में रहती है, बिटवीन बेडिंग एंड शीट। ठीक, बिटवीन इंसुलेशन एंड बेडिंग, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिर रखे पूछे गए थे। हालांकि आपको पता रहता है, ठीक है, लेकिन आप इसका सीक्वेंस जो है ध्यान में नहीं रखते, इसलिए आपको मेजरली इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि कंडक्टर, उसके बाद उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, फिर बेडिंग लगाई जाती है, उसके बाद में आर्मरिंग रहता है फॉर एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रोटेक्शन, एंड देन देयर इज अ शीथ। ओके, इसका सीक्वेंस भी ध्यान में रख लीजिएगा। डिटेल में जानना होगा तो उसका सेशन आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एंड द फेज रिलेशन बिटवीन देम। जो टॉर्क रहता है इंडक्शन मोटर का वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे और फेज रिलेशन बिटवीन देम। तो पूछा गया द टॉर्क विच इज डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो जो टॉर्क डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो टॉर्क रहता है वो डिपेंड करता है हमारे फ्लक्सेस पे, करंट पे, ठीक है, और कॉस फाई पे, ठीक है। सिंपल है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा रोटर करंट, स्टेटर फ्लक्स पर पोल एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि जिनका आंसर की में गलत मार्क करके रखा था, ठीक है, वो आप चेकआउट कीजिएगा। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक, और कुछ जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले 150 क्वेश्चंस तक, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड इसमें से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्डरिंग टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इट इज़ अ इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट 2-part टैरिफ एंड द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। हमें क्या पता गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है अबाउट 2-part टैरिफ एंड द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं नो मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम डिमांड, ये सबसे पहले गलत हो जाएगा। मैक्सिमम डिमांड इस टैरिफ इज चार्ज एज पर द परसेंटेज ऑफ 2-part टैरिफ, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिंगल मीटर देखिए यहाँ पे भी एक गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत दोनों में टैरिफ के लिए सिंगल मीटर यूज नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा सेपरेट मीटर लगते हैं हमारे पास 2-part टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के लिए, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ क्या है, ये सिमिलर है 2-part टैरिफ के, ठीक है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि जो मैक्सिमम डिमांड जो है हमारा, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, वो एक्चुअली मेजर किया जाता है बाय इंस्टॉलिंग मैक्सिमम डिमांड मीटर, ठीक है। वो जो कंज्यूमर का प्रीमाइसेस रहेगा वहाँ पे मैक्सिमम डिमांड मीटर यहाँ पे इंस्टॉलेशन लगता है, इसलिए सेपरेट मीटर की वहाँ पे आवश्यकता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन का इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है कि सबसे ज़्यादा उसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मोर वोल्टेज कैपेसिटी तो गलत हो जाएगा। मोर मेंटेनेंस कॉस्ट हमें हालांकि उसका कम रहता है, लेकिन अगर एक बार उसका मेंटेनेंस निकल जाता है तो काफ़ी बड़ा आपको उसके लिए जो ट्रेंचिंग है उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, और जो मोर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है अंडरग्राउंड केबल्स की, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की सबसे ज़्यादा होती है, और यही हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। So the next question is to connect 2 alternators in parallel, the alternators should be synchronized, which ensures that at the moment of closing the voltage across the 3-phase circuit breaker should be close to 0. What will be the condition to ensure the same? ठीक है, दो अगर अल्टरनेटर्स को हमें सिंक्रोनाइज करना है पैरेलली तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जहाँ पे जिससे मेंशन करके रखे उसके अकॉर्डिंगली बताता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास जो ग्रिड का है और जो अल्टरनेटर के वोल्टेज सेम होने चाहिए, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के जो नेसेसरी है कि वो थोड़े से क्लोज होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा द जनरेटेड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल्स टू द ग्रिड वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन करके रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, हालांकि इसके काफ़ी सारे डिफरेंट कंडीशन रहती है, वो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर को सिंक्रोनस किस तरीके करते हैं। डार्क बल्ब मेथड हो गया, ठीक है, ब्राइट बल्ब मेथड हो गया, किस तरीके से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस रहते हैं टू फुलफिल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टर्स मेक्स यूज ऑफ 4 सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें से कौन सा कन्वर्टर जो है, इसमें 4 सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट रहती है, वही हमारे पास सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, ये हमारे पास सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, इसमें हमारे पास में 4 सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की रिक्वायर्ड है, ठीक है। These are the SCR, but this is again called as a silicon control rectifier, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कि हमने इमेज एक्सटर्नली ऐड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय लो पावर फैक्टर इन द सर्किट। इसमें से लो पावर फैक्टर सर्किट में होने का क्या कारण, क्या क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहला है कि हीट डैमेज टू इंसुलेशन, ये हो सकता है लो पावर फैक्टर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंक्रीज इक्विपमेंट साइज, क्योंकि आपको पता है पावर फैक्टर अगर लो आता है तो उसमें KVA का भी वैल्यू इंक्लूड हो जाता है, रिएक्टिव पावर भी इंक्लूड हो जाता है, तो उसके कारण इक्विपमेंट साइज बढ़ जाती है। अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में अगर पावर फैक्टर पुअर होता है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस भी उसके कारण होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। अब मैं आपको एक बता दूं, एक हमारा एक सेशन है डीसी मशीन के ऊपर, हमने 25 क्वेश्चंस उसमें काफ़ी सालों पहले अपलोड करके रखे थे। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक उसमें दिक्कत गई थी कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो यूज़ होता है और डीसी मोटर में क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात की गई, डीसी जनरेटर की। तो कम्यूटेटर का उसमें क्या उसका वर्क होता है, टू कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट टू द आर्मेचर, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है, टू डीसी इनटू एसी जो है, ठीक है, ये हमारा डीसी मोटर के लिए काम में आ सकता था। तो इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा, ओनली 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से जो कम्यूटेटर है वो ब्रशेस से कंटिन्यूसली रब होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टमैटिक मेथड दैट प्रोवाइड्स द टोटल सॉल्यूशन इन वन स्ट्रोक बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इनिशियल कंडीशंस इन अ नेचुरल वे एट द बिगिनिंग इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि वन स्ट्रोक हम लोग जो इनिशियल कंडीशन है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द आयन लॉसेस इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आयन लॉसेस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग लो पावर फैक्टर वैटमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आयन लॉसेस जो है ट्रांसफार्मर में वो मेजर किए जाते हैं बाय कंडक्टिंग विच टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट। और इस ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, ये लो पावर फैक्टर पे वर्क करता है। और लो पावर फैक्टर वैटमीटर है जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है, ठीक है, लोअर वैल्यूज ऑफ पावर फैक्टर एक्यूरेटली। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी यूनिक और काफ़ी मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमें लगे। ठीक है, मॉडरेट टाइप का पेपर हमें ये लगा इस तरीके से क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लेवल के उन्होंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया था। हालांकि अभी तक हमने इसमें रिसेंटली इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं देखा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंसेस कंप्राइज ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1 ohms टू 0.1 मेगा ओम। 1 ohms टू 0.1 मेगा ओम में हम लोग उसको मीडियम रेजिस्टेंस में उसको हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस में आता है 1 ohms टू 0.1 मेगा ओम्स। और आप मुझे बताइएगा हाई रेजिस्टेंस में कौन सी वैल्यूज आती है और लो रेजिस्टेंस में कौन सा रेंज रहता है, मुझे बताइएगा रेजिस्टेंसेस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग टेक्निक इज यूज्ड इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें से कौन सा स्टार्टिंग टेक्निक हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन में यूज करते हैं। देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन की बात है तो हम लोगों को सीधे सीधा आंसर मार्क कर देना है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग अनलेस एंड अनटिल आपको किस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, मैं आपको इन जनरल बताता हूँ। स्लिप रिंग होने का कारण क्या है कि उसमें रोटर रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं और वो हम लोग वेरी कर सकते हैं बाय यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्क्विरल केज में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं रहता क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेस नहीं रहता हमारे रोटर वाइंडिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ब्लॉक रेट टैरिफ इज कैलकुलेटेड एंड चार्ज फॉर डैश कंज्यूमर। आपको पता है ब्लॉक रेट टैरिफ हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ही चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनिट उसको चार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द given option states the correct number of diodes present in a transistor type opto-isolator। transistor type opto-isolator और ट्रांजिस्टर जो डायोड ऑप्टो आइसोलेटर जो है उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था, ट्रांजिस्टर टाइप ऑप्टो आइसोलेटर उसमें हमारे पास में एक ही डायोड की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डायोड टाइप ऑफ ऑप्टो आइसोलेटर पूछा गया रहता तो आपको यहाँ पे 2 डायोड्स को हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते थे। दोनों का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसी क्वेश्चन के साथ आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर मुझे होमवर्क में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मुझे करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम विद 3 फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पॉलीफेज सिस्टम से रिलेटेड करेक्ट है। पावर इन अ 3 फेज सर्किट इज कांस्टेंट फ्रॉम एवरी इंस्टेंट टू टाइम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिक्वायर्स लेस कंडक्टर मटेरियल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट एंड इट कैन बी स्टार्टेड इजीली। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन इट कैन बी स्टार्टेड इजीली। दैट मीन्स 3 फेज मोटर्स हम लोग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी स्टार्टिंग इक्विपमेंट। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सप्लाइंग अ लार्ज डीसी लोड को सप्लाई करने के लिए इट इज डिजायरेबल टू यूज मोर देन 1 जनरेटर इन अ पैरेलल। एक जनरेटर से ज़्यादा हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ता है। ठीक है, विच इंश्योर्स दैट इफ वन स्टॉप वर्किंग अदर कैन टेक
टेक अप, दैट मीन्स अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा हमारा वो लोड को ले सके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द एडवांटेजेस इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द अबव सेट प्रोसीजर। तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए सर्विसेज में, ये काफ़ी मेजर उसके लिए हमारे पास में एडवांटेजेस रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। तो इनका डिक्रीज स्टेबिलिटी ये गलत हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड MOSFET be in a turned off state, ठीक है। इन विच मोड वुड अ MOSFET be in a turned off state, तो वो रहता है हमारा एनहांसमेंट मोड में। पूरी सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पीक वोल्टेज ऑफ अ AC वोल्टेज वेवफॉर्म इज 14 वोल्ट, अगर पीक वोल्टेज जो है AC वोल्टेज का वो 14 वोल्ट है तो कितना हमारा उसका RMS वैल्यू रहेगा। सिंपल है गाइस, ठीक है, 14/√2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये होता है हमारा RMS वैल्यू यहाँ तक का, ये होता है हमारा पीक और ये होता है हमारा पीक टू पीक वैल्यू। क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनेशन में बनता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने रिसेंटली पेपर एनालाइज किया, ठीक है। वहाँ पे उनको पीक वैल्यू बताई गई थी 14, ठीक है। तो उन्होंने वैल्यू पूछी गई थी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीक टू पीक, ठीक है। तो उन्होंने 14 ही उसका मार्क करके आता है, इसलिए इसका इस तरीके से करेक्ट आंसर आ जाता है। पीक टू पीक वैल्यूज और पीक में वैल्यूज में डिफरेंस होता है, इट इज़ अ ट्वाइस ऑफ दैट पीक वैल्यू, ओके। RMS वैल्यू क्या होती है और ओके, और RMS वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक और इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन कर करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास पीक वोल्टेज बताया गया, दैट मीन्स ये वोल्टेज बताया गया 14 वोल्ट का, तो उसका जो RMS वैल्यू हो जाएगा वो रहेगा 14/√2, ओके। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर का इसमें से कौन सा एक ड्रॉबैक है। सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि दे हैव अ नॉन लीनियर स्केल। दूसरा होता है कि देर इज़ अ नो मूविंग आयन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज है क्या ये, इट कैन ओनली मेजर AC क्वांटिटी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इट कैन कंज्यूम अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ये भी हमारा एक ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 विल बी इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल गिवन अबव, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है ये कौन सा सिंबल है। सिंबल है देखते ही पता होना चाहिए कि जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटो थायरिस्टर, ठीक है, फोटो थायरिस्टर क्योंकि हमारे पास में गेट यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होता है, देखिए ये अबाव रहता है, जिसका जो वोल्टेज रहता है अबाउट 220 kV रहता है, ठीक है। और उसका लेंथ रेंज करता है बिटवीन 80 to 150 km। मैं हमने स्टैंडर्ड एक आपको रेंज बता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आपको ऑप्शन चेंज करना है, ठीक है। ये ग्रेटर दैन 20 kV और लेस दैन 100 kV का उसका वोल्टेज रेंज रहता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपको हमारे पास क्लोज टू ऑप्शन है 60 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ 80 के रेंज में ही है, क्लोज टू आंसर आपको मार्क करना है एग्जामिनेशन, क्योंकि ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और ये थर्ड और फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Next question is in a DC machine the yoke is the outer frame of a cast steel where several pole cores are bolted. Which of the following statement is या फिर are true regarding the purpose served by the yoke? इसमें से कौन सा जो statement है वो correct है जो yoke का purpose serve करता है, ठीक है। It supports the pole core, ठीक है, ये pole core को support करता है, statement correct है। It increases the cross sectional area of the magnetic circuit, और ये magnetic circuit का cross sectional area भी बढ़ाता है। तो ये ऐसा करेक्ट है क्या, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट सपोर्ट्स द पोल कोर, ऑप्शन 2 विल बी द फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक वैल्यू की ससेप्टेबिलिटी कितना रहते हैं, ठीक है, वो कितना रहते हैं -1 से लेके, ठीक है, 0 के बीच में। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -0.5। और इसके एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला होता है बिस्मुथ, नेक्स्ट है कॉपर, ठीक है, देन हमारा लीड हो गया, जिंक हो गया, एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्किट इन द इमेज गिवन बिलो। सिंपल है, यहाँ पे अगर वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो डेल्टा वाइंडिंग हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा A1 टर्मिनल और ये A2, इसी को देखिए ये A2 टर्मिनल हो गया और ये A1 हो गया मान लो, ठीक है। तो A1 को ही क्या कनेक्टेड है B2, ठीक है, और यहाँ पे B1 हो गया फिर से, और इस B1 को ही क्या कनेक्टेड है C2, ठीक है, और ये हो गया हमारा C1 अगेन। तो ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है हमारा डेल्टा कनेक्शन। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव रिप्लेस्ड
फ्लोरोबोरिक एसिड इन अ मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान फ्लोरोबोरिक एसिड्स को, ठीक है, कौन सा मटेरियल ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वो मिथेन सल्फोनिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मिथेन सल्फोनिक एसिड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इसमें से कौन से फैक्टर कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को, ठीक है। सबसे पहले तो उसके इलेक्ट्रोड की किस तरीके से ज्योमेट्री है, सरफेस की कंडीशन क्या है और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में डिफरेंस आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। ये काफ़ी कम बार एग्जामिनेशन में बनता है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी कम बनते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, बट ये आपको टेबल कम ही आपको काम में आएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डीसी जनरेटर हैज अ वेव वाउंड आर्मेचर सिंप्लेक्स विच हैज अ 24 कॉइल्स ऑफ। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करके रखा हूँ, इन्होंने सिंप्लेक्स मान के रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट टर्म्स आती है, ठीक है, वेव में भी, ठीक है, जहाँ पे आपको होता है लैब की कंडीशन में क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी होता है, ठीक है, और वेव में ए इज इक्वल टू हमारा 2 रहता है, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे वेव में सिंप्लेक्स बाउंड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 24 कॉइल्स है, 4 टर्न से ईच के, फ्लक्स पर पोल है 0.02 वेबर और मशीन रन हो रही है 200 आरपीएम पे, 8 पोल जनरेटर है। तो हमें आर्मेचर वोल्टेज कितना रहेगा हमें पता करना है। तो किस तरीके से पता करते हैं, ई बी इज इक्वल टू 5PZN/60A वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। फाई का वैल्यू कितने, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये Z का वैल्यू, ठीक है। आई चेंज द कलर। तो कॉइल मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, टर्न मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि एक इस पर 2 राउंड्स रह गए ना उसमें, इसीलिए। तो कॉइल कितने हैं हमारे पास में, 24 कॉइल्स है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 टर्न्स है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल 96 एंड मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 192 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 192, ठीक है। तो विल फिल इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो फाई का वैल्यू कितना है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय पी कितने नंबर ऑफ पोल्स है 8 मल्टीप्लाइड बाय जेड कितना हो गया 192 मल्टीप्लाइड बाय कितने रन पे हो रहा है, कितना आरपीएम इसका 200 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। सिंप्लेक्स है इसलिए ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो आपको जो वैल्यू आएगा ये आता है 51.2 वोल्ट विच इज़ करेक्ट टू द 51 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 50 और 51 में इस तरीके से कंफ्यूजिंग से है। तो आपको जो हायर साइड पे आता है, ठीक है, तो आपको उसको ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन करते थे तो इन 2 ऑप्शन से आप फंस सकते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन अ डैश, ठीक है। वोल्टमीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन अ डैश टू द डिवाइस फॉर मेजरिंग इट्स वोल्टेज व्हाइल एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताया गया था, ये इमेज एज इट इज उन्होंने मेंशन की थी, ठीक है। उन्होंने जस्ट लाइक उन्होंने हैंड ड्रॉन यहाँ पे इमेजेस मेंशन कर दी थी। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर उन्होंने एक डिजिटल उन्होंने सर्किट डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर दी, बट एनीवे कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको उन्होंने क्या पूछा गया, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट इज most commonly employed for measuring the power in AC as well as DC circuit. It is based on the principle that mechanical force exists between two conductors carrying a current. ये कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ वैटमीटर गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इट इज वन, यहाँ पे मेंशन किया क्या, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, दिस वन इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया हमारा लोड। इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ वैटमीटर। इसका ओरिजिनल इमेज यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द केबल सिस्टम गिवन बोले। यहाँ पे जो केबल सिस्टम बताई गई है, ठीक है, उन्होंने क्रॉस सेक्शंस है इसमें, ठीक है, हर एक कंडक्टर्स में स्ट्रैंड्स बनाए गए। ये क्या करता है, वायर का जो है स्मॉल कर देता है। इट मेक्स द वायर स्मॉलर दैन अ डीसी केबल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख से इस तरीके से क्वेश्चंस हमें लगे, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन हमें मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे बोला गया कि वाउंड रोटर्स आर कॉमनली यूज इन अ डैश फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। वाउंड रोटर्स आपको किस में पता मिलता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि हमारे पास में इसमें रेजिस्टेंस रहता है फॉर वेरिंग द टॉर्क, ओके। तो रेजिस्टेंस से हम लोग इसका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग का भी मेथड हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर कॉमनली एम्प्लॉय किए जाते हैं फॉर अचीविंग अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाउ ग्राफ इज द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। आप देखते पता चल गया होगा कि वी कर्व है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन द आर्मेचर करंट एंड द फील्ड। नो लोड का फुल लोड एंड हाफ लोड कर्व बताया गया। ये हो गया फुल लोड, ये हो गया नो लोड, और ये हाफ लोड, और ये हो गया हमारा नो लोड, ठीक है।
यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे मेंशन किया गया व्हाट विल हैपन व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज टू बी ऑपरेटेड एट अ लोएस्ट कर्व। पूछा गया कि क्या होगा कि अगर ये हमारा सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होगी लोवेस्ट कर्व पे ऑपरेट होगी, दैट मीन्स वो कौन सी पे ऑपरेट होगी, नो लोड पे गए। और आपको पता है सिंक्रोनस मोटर अगर लोग नो लोड पे रन करते तो वो क्या करते, इट कैन टेक अ लीडिंग एंड लैगिंग करंट बाय ओवर या फिर अंडर एक्साइटिंग इट्स फील्ड वाइंडिंग को हम लोग अंडर या फिर ओवर एक्साइट करोगे तो वो लीडिंग या फिर लैगिंग करंट को ले सकता है, ड्रॉ कर सकता है। इसलिए हम लोग उसको पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसकी कंडीशन क्या आ रही थी, उसको हम लोग नो लोड पे ही रन करें। तो उन्होंने क्या बोला गया था, देखिए ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया गया। ये जो लोवेस्ट कर्व है ये आपका नो लोड का है, इससे आपको आइडिया लगानी थी। ठीक है, इस तरीके से कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाइज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सबस्टेशन लिस्ट बिलो। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि कन्वेंशनल आउटडोर है। SF देखिए क्वेश्चन जो फ्रेमअप किया गया है, ठीक है, आई वुड हम लोग एज पर द माई सजेशन, एज पर द माई ओपिनियन, ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस में कॉन्टेक्स्ट समझना दिक्कत बड़ी बात हो जा रही है। ठीक है, एज अ बिगिनर एजुकेटर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग इस चीज़ को क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव को हम लोग कंसिडर कर ले तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना काफ़ी इसमें दिक्कत जा रहा है। आप खुद समझ के देखिए क्या उन्होंने क्या बताया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबस्टेशन लिस्टेड बिलो बताया गया। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से का जो उसका फ्रेमिंग है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था, ऐसे मेरा ओपिनियन में। आप इसके बारे में क्या लोग आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सबस्टेशन लिस्टेड बिलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने 3 बताई कि कन्वेंशनल आउटडोर, SF6 गैस इंसुलेटेड मेटल एनक्लोज सबस्टेशन एंड हाइब्रिड सबस्टेशन। ठीक है, तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कौन सा हमारा सबस्टेशन यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हम लोग तो करेक्ट आंसर में हालांकि बता देते कि सुटेबल है हमारे वोल्टेज 66 kV एंड अबव, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ दूसरे वे में भी आइडेंटिफाई फ्रेम अप कर सकते थे। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट फ्रेमिंग क्या हो सकता था तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर 119 क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग किस तरीके से हो सकता था। ठीक है, आपको मैं मेंशन कर देता हूँ जस्ट फॉर इन माय ओपिनियन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर है इन माय ओपिनियन आई सेड अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, कंसिडर द सर्किट ब्रेकर हुज रेटेड शॉर्ट टाइम करंट कैपेसिटी इज गिवन एज एक्स। ओके, और नेक्स्ट क्या बताया गया, व्हाट डज दिस से अबाउट द नेचर ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, इक्वल टू एक्स। सिंपल है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, शॉर्ट टाइम करंट कैरिंग कैपेसिटी वो एक्स ही है, तो उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी भी इक्वल्स टू एक्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। ओके, यहाँ पे Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, मैंने आपको एक चीज़ एक सेशन वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब मैंने आपको Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर, H पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर्स बताए थे, तो उस टाइम पे आपको बताया था कि आपको मैच द पेयर फॉर्म में भी या फिर इनकरेक्ट या फिर इसके पेयर्स लगाने के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करके। और देखिए आप देख सकते हो कि उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, पहला क्या है कि इसमें हमारे पास में Z पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं। Y पैरामीटर्स हमारे एडमिटेंस पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, H पैरामीटर्स क्या है हमारे, H पैरामीटर्स है हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स, और ABCD पैरामीटर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, डोंट कंसिडर दिस डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in electrical circuit voltage difference 18 volt is applied through a set of resistance R1 and R2 and R3। R1 5 ohms का है सीरीज में। ठीक है, इस तरीके से 5 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, विथ R2 12 ओम्स का। ठीक है, 12 ओम्स का है, और R3 जिसका वैल्यू है 6 ओम्स का। ठीक है, जो म्यूचुअली पैरेलल है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, और इसके अक्रॉस में हमने वोल्टेज कनेक्ट करके रखा 18 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। तो 12 और ये 6 पैरेलल में आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 विल बी 18। 1 सा आ जाएगा, 3 सा, ये 4 सा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम्स का। ठीक है, इफ आई एलिमिनेट दिस, ठीक है, ये 4 ओम्स का आ जाएगा। 5 प्लस 9 विल बी 5 प्लस 4 विल बी 9। ठीक है, और 18 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 2 एम्पियर्स। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। डैश इज अ सबस्टेशन दैट हैज नो ट्रांसफार्मर एंड ऑपरेट्स ओनली एट अ सिंगल वोल्टेज लेवल। इसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग स्टेशन। गए सिंपल सा है, एक स्विचिंग स्टेशन ही एक ऐसा सबस्टेशन है जिसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं रहता और ऑपरेट करता है हमारे सिंगल वोल्टेज लेवल पे। सिंपल है।
ये मैंने आपको ट्रांसमिशन वाला जो हमारा पेड कोर्स है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस, ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड हम लोग पैरेलल में लगा दिया 2 माइक्रोफैरेड के, ठीक है, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक है, एंड ये कॉम्बिनेशन है सीरीज में 1 माइक्रोफैरेड के, ठीक है, ये सीरीज में, और ये कंप्लीट जो सर्किट है हमने कनेक्ट, और ये हमने एक जो सिंगल 1.25 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसके पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। तो इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया था गाइस, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में एडिशन होता है, ठीक है, और अगर हमारे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे पास में इस तरीके से लाइक पैरेलल में, ठीक है, इस तरीके से वो इक्विवेलेंट बनता है उसका। उसी तरीके से इसका इक्विवेलेंट अपोजिट रहता है हमारे कैपेसिटेंस पे। दैट मीन्स हमारे पास में पैरेलल में है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, ये रहेगा हमारा 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और 3 माइक्रोफैरेड और ये हमारा 1 माइक्रोफैरेड हमारा सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, 3 × 1/3 + 1 विल बी 4, ठीक है। तो 3/4 का वैल्यू कितना बनता है, 0.75। अब ये 0.75 इसका कंप्लीटली 0.75 हो गया, और ये हमारा 1.25 के पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस 1.25 सीरीज में रहेगा, उसके पैरेलल में रहेगा, तो उसका एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 2 माइक्रोफैरेड का। सिंपल सा एक सर्किट था, सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना था इसको पढ़ के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which instrument is used to display, measure and analyze various electrical circuit waveforms? डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा भी DSO हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा डिजिटल स्कोप ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। हम लोग उसको जो देखिए DSO को क्या कहते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ध्यान में, नॉट अ स्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसको वेवफॉर्म का स्क्रीन क्लिपिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जनरली हम लोग लैब्स में CRO ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट गिवन बिलो इफ द अननोन रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम्स। ये अननोन रेजिस्टेंस ये हमारा 4 किलो ओम्स का है, ठीक है। तो इसका करंट फाइंड आउट करना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए ये 4 + 8 + ये 4 हमारे सीरीज में हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बनेगा 12, ठीक है। फिर ये 12 जो है हमारे पास पैरेलल में रहेगा इस 4 के, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 3, ठीक है। अब ये 3 और ये हमारा 12 क्या हो जाएगा, फिर से एडिशन हो जाएगा सीरीज में होने के कारण, ये बन जाएगा हमारा 15, ठीक है। और 48 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं तो 3.2 मिली एम्पीयर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये तो टाइप ऑफ सर्किट काफ़ी बेसिक से सिंपल है, ये सभी को आना चाहिए, ओके। और अगर इसमें भी अगर किसी, ठीक है, और अगर आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के इक्वल रेजिस्टेंस निकालने में भी दिक्कत जा रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। आपके जो डाउट्स है, ठीक है, मुझे आपके मन में नहीं रखना है। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स को जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, मैं कंसिडर करते चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है ऑलरेडी चैनल से और वो इसको देख रहे होंगे, बट फिर भी अगर कोई न्यू कमर है, प्रिपरेशन करना चाहता है और उनको इसमें भी दिक्कत जाती होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसके लिए सेपरेट से अरेंजमेंट करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 127। इस तरीके के जो क्वेश्चन है हम लोग काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको सेशन में भी बताया। एक सिंगल फेज इंडक्शन वाट मीटर है जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट और 200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट वो करता है। तो उसका स्पीड क्या रहेगा मीटर डिस्क का, अगर करंट है 20 एम्पेयर का और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हम लोग निकालेंगे बाय लोड, वो कितना हो जाएगा, VI cos phi डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है। उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट आवर, इसलिए हम लोग 1000 डिवाइड किया। टाइम कितना हो जाएगा 1/60, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0533, ठीक है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, इन मिनट कितना हो जाएगा, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, वो कितना रहेगा हमारे पास 200, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला गया 200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, 200 इंटू हम लोग करेंगे 0.053। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके अलग अलग मेथड्स भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 10.67 RPM पर मिनट में रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैक्सिमम पावर जो डेवलप होता है सिंक्रोनस मोटर में जब हमारा कपलिंग एंगल रहता है 90 डिग्री का, सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक केबल बी डी रेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मुझे करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक केबल्स को डी रेटेड क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, उसका मुझे करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 4 पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जिसका स्टार्टिंग है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम, उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट्स, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का, स्टैंड स्टिल कंडीशन में अगर रोटर रेजिस्टेंस है 1.7 ओम, तो उसका बैकवर्ड ब्रांच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा। ये जो ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो स्लिप रहेगा, सबसे पहले तो स्लिप निकाल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड भी निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइड बाय पोल्स कितने, यहाँ पे 4 पोल्स बताए गए, ठीक है। इसका तो आपको पता ही होगा 1500 आरपीएम इसका वैल्यू होता है, ठीक है। और रोटर स्पीड कितना है 1000 आरपीएम, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना जा रहा है 1500 और 1000 में, वो आएगा हमारे पास 500, ठीक है। तो 500 का स्लिप अगर हम निकालते 1500 पे, ठीक है, वो कितना रहेगा हमारा 0.33। तो ये हो गया हमारा स्लिप का वैल्यू, ओके। लेट्स चेंज द कलर। अब देखिए ये स्लिप का हो गया। अब स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस है वो R2 का वैल्यू है 1.7 ओम्स का, ठीक है। तो RB, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, R2/2 माइनस S, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। बैकवर्ड ब्रांच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा R2 विल बी इक्वल्स टू 1.7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.33 विच विल बी इक्वल्स टू 1.01 ओम्स। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे 1 बताया गया बट 1.01 इज नथिंग बट 1 ओम्स। Next question is fill in the blank with the most appropriate options. Which of the following is not true regarding to the nuclear to electric plant? Nuclear to electric power plant में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया, ठीक है। ऑटोमिक रिएक्टर पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियर प्लांट दैट हैज़ अ डैश। ऑटोमिक रिएक्टर पावर प्लांट वो नोन है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसमें क्या नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा बोला गया कि वेस्ट इज नॉन रेडियो एक्टिव, ये गलत हो जाएगा, ये नॉन ट्रू बोला गया। वेस्ट जो है सबसे मेजर उसका जो प्रॉब्लम रहता है कि उसकी जो वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव रहती है, ठीक है, इसलिए नॉट ट्रू हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132। 2 PMC मीटर है जिसका वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर which is employed to construct 100 volts and 10 volt full scale voltmeter. 2 PMC meters 10 microamperes are employed to construct a 100 volt and 10 volt full scale voltmeter. What will be the figure of merit of this meter? अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा what is the figure of merit, तो सिंपल है, इसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। सिंपल है सेंसिटिविटी, जस्ट उन्होंने पूछा गया जिस मतलब लाइक उन्होंने क्वेश्चन को जो फ्रेमअप करके अलग वे में फ्रेमअप किया, और यहाँ से आपको पूछा गया कि व्हाट इज द फिगर ऑफ मेटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपको इसमें ऑप्शन में अगर देखा होगा और जिस स्टूडेंट्स को पता है सेंसिटिविटी क्या होती है, तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, ये अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट टू द आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसका वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर। तो 1/10 माइक्रो एम्पियर का, तो 10 × 10⁻⁶ अगर हम लोग करते हैं तो सिंपल आ जाएगा 100 × 10⁻³ ओम्स पर वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ 8 एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सिंपल है, आप लोग cos फाई किस तरीके से निकालते गए, एक फॉर्मूला ऐसा भी होती है कि R/Z से हम लोग निकालते हैं। तो R कितना है 8 है, Z का वैल्यू कितना हो जाएगा √R² + x², ठीक है। रिएक्टेंस की बात की गई, इंडक्टर XL का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 8² + XL² 6² विच विल इक्वल्स टू 8/√100 विल बी इक्वल्स टू 8/10, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 0.8। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉज अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ चार्जिंग करंट। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चार्जिंग करंट। एनालाइज दैट व्हाट इफेक्ट इज नोन एज द सच लाइन इज ओपन सर्किटेड फॉर वेरी लाइट लोड एंड रिसीविंग एंड मेकिंग द वोल्टेज एट हायर एट रिसीविंग एंड देन ऑफ द सेंडिंग एंड। तो सेंडिंग एंड से हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा रहता है, बस इतने बड़े लाइन में इतना ही उन्होंने मेंशन किया। तो ऐसे कौन से इफेक्ट में होता है आपको पता ही है, काफ़ी सिंपल सा है, फेरेंटी इफेक्ट में होता है ऐसा, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट में ही हमारे पास में ड्यू टू चार्जिंग इफेक्ट, ठीक है, नो लोडेड या फिर लाइटली लोडेड कंडीशन में ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इसको हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 4 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर जो ड्रॉ करे 200 वोल्ट 20 किलोवाट 50 हर्ट्ज पे, फुल लोड स्लिप है 2% का, तो आउटर टॉर्क कितना रहेगा मशीन का, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल आ जाएगा गाइस, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। फुल लोड टॉर्क कितना आ जाएगा P आउट मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2πNR, ओके। NR का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए परसेंटेज स्लिप कितना है 2%, 0.02 है, ठीक है।
एनएस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए वैल्यू सेम है, 4 पोल, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, तो आप लोग डायरेक्टली ध्यान में रख लीजिएगा 1500 आरपीएम है, ठीक है। तो एनआर का वैल्यू कितना है, देखिए 0.2%। अगर हम लोग इसका 2% निकालते हैं 1500 का, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा इसका 15, ठीक है। 2% हो जाएगा इसका 30, ठीक है। 30 माइनस कर लेते हैं अगर हम लोग 1500 से, तो हमारे पास में रोटर स्पीड आ जाएगा, वो रहेगा 1470, रोटर स्पीड आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है। पी आउट का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड में हम लोग 2 पाई इंटू रोटर स्पीड 1470 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू बनता है गाइज 130 न्यूटन मीटर्स बनता है, ठीक है। एक्चुअल इसका 129.92 बनता है, ठीक है, सेम है 130 न्यूटन मीटर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। और अगर आपको नो लोड टॉर्क बताया गया था, तो आप क्या करते कि इसका जो डिवाइड किया अगर हमने रोटर दैट मीन्स रोटर की स्पीड से, ठीक है, तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड से उसको डिवाइड करते थे, ठीक है, सिंपल है, उतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इफ द रेटेड लाइन वोल्टेज इज 12 kV एंड द करंट इज 11/√3 नॉट बाय 11√3 किलो एम्पियर्स, ठीक है। सिंपली ब्रेकिंग कैपेसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाय आई, √3 मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 इंटू वोल्टेज कितना है, ठीक है, 12 kV इंटू आई कितना है 11, √3 इंटू 10⁻⁻6, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में जो वैल्यू बनती है वो 396 बनती है, सिंपल है। 396 MVA विल बी द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। टोटल इंपीडेंस पता करना है जिसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास बताया गया है, सिंपल है, √R² 5² प्लस XL, या फिर यहाँ पे इंडक्टेंस है XL माइनस XC, कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 - 8, ठीक है, 20 - 8 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 - 8 विल बी यहाँ पे 14, इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर विल बी 25 और ठीक है 20 - 8 विल बी 12, यहाँ पे देख लीजिए गलत हो गया था, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। 25 प्लस 144 विल बी 169 और √169 ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर सम कंडीशंस अंडर विच द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिस्टम शुड बी कैरिड आउट। एक से सर्टन कंडीशंस रहते हैं जहाँ पे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम का पता करते हैं। 2 ऑफ द कंडीशंस आर मेंशन बिलो, 2 कंडीशन बताई गई, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इतना ही पूछा गया है, ओके। पहला स्टेटमेंट है कि वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज शुड बी अज्यूम टू साइनोसाइडल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, दैट मीन्स वेवफॉर्म हम लोग साइनोसाइडल अज्यूम करते अगर वो उन्होंने बताया नहीं तो स्टेटेड अदरवाइज ऐसा बोला गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ द लोड शुड बी मेंशन, ये भी पता होना जरूरी है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द इमेज गिवन बिलो जस्ट लाइक द रेजिस्टेंसेस, हमें इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है इस L इक्विवेलेंट में। सारे वैल्यू जो है वो 22 के गाइस, आप इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 22 जो है, ये 22 + 22 है हमारी सीरीज में, इसका 44 हो जाएगा, ठीक है। ये 22 है और ये 22, ठीक है। 22 पैरेलल हमारे पास में ये जो है 22 + 22 विल बी 44, ये 44 हो जाएगा, तो हमारे पास में सिर्फ एक इंडक्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 44 हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आप सीरीज में ऐड अप कर लीजिएगा, फिर उसका जो इक्विवेलेंट रहेगा आप इसको पैरेलल में निकाल लीजिएगा जस्ट लाइक रेजिस्टेंसेस, तो आपका जो वैल्यू बनता है 16 मिली, ठीक है। सिंपल है, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको सॉल्व करके मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, जैसे कि रफ पेपर में आप जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इज गिवन बाय 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी जनरली कंसिडर नॉट जनरली हम लोग क्यूबिकल में वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया, मुझे पता नहीं किस तरीके से गलती हुई है, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज गिवन आउट बाय 65 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू पूछा गया। कंप्रेशन रेशियो ये काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन लगा, आई डोंट थिंक इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल, इन पर्टिकुलरली VC + VS अपॉन VC होता है, ठीक है। तो जो होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 75 प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 65/75, ठीक है। इसका जो वैल्यू बनता है 1.86, ये रेशियो बनता है हमारे कंप्रेशन रेशियो का, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटली ये हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हम लोग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल से इसको रिलेट नहीं कर सकते, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट इज सप्लाइड टू अ पावर सिस्टम इज गिवन आउट बाय 50 किलोवाट, द हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम इज 35 किलोवाट। एफिशिएंसी हम लोग पता कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसा होता है गाइस, ठीक है, हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड कितना आ जाए हमारे पास 50, ठीक है, ये 7 आ जाएगा 10 ठीक है, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 70% का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, कितना आउटपुट हमारे सिस्टम से निकल रहा है टू कितना इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको आपको कोई फॉर्मूला और बाकी चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। एक पावर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जो एक्ट करता है एज अ कैपेसिटर। उसमें 3 टर्मिनल्स रहते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, जहाँ पे बीजेटी में करस्पॉन्ड करते हैं 3 टर्मिनल्स में हमारे पास वहाँ पे रहते हैं बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। बेसिकली पी मॉसफेट हैज अ सेवरल डिफरेंट फीचर दैन दोज ऑफ अ बीजेटी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इतना आपको सिर्फ उन्होंने थियोरेटिकली मेंशन कर दिया है, सिर्फ इतना मेंशन करना था, विच आर द स्टेटमेंट इज आर फिर करेक्ट रिगार्डिंग द सेम। इतना आपको क्यों मेंशन करते हैं मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि आपका टाइम कंज्यूम हो सके इसको पढ़ने में, ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, आप उसको पढ़ के भी बता सकते हैं। जो पी मॉसफेट होता है, ठीक है, पी मॉसफेट दैट मींस हम लोग उसको कह सकते हैं पावर मॉसफेट है हमारा यूनिपोलर डिवाइस है क्या, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पी मॉसफेट एज अ हाई इनपुट इंपोर्टेंस, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बोला गया कि सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट ऑकर इन अ पी मॉसफेट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और पी मॉसफेट हैज अ हायर स्विचिंग लॉसेज, ये गलत हो जाएगा, उसमें स्विचिंग लॉसेस कम रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ए बी सी एंड आर द करेक्ट, ठीक है, नॉट ऑल, ठीक है, ए बी सी ऑप्शन डी इसका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है गाइस, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने यहाँ तक जो है आपको थियोरेटिकल बोला गया, हमें हमारे पढ़ने में अब इसका टाइम कंज्यूम हो सके इसलिए इस तरीके से जाते हैं, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चंस को मेंशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर, ये भी क्वेश्चन यूनिक है, मैं आपको पता देता हूँ। एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर हैज अ क्रिस्टल कैपेसिटेंस ऑफ 10⁻⁹ फैरेड, केबल कैपेसिटेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻10 फैरेड एंड अ चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ 15 × 10⁻⁶ कूलम पर सेंटीमीटर। इफ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑसिलोस्कोप इज 1 मेगा ओम इन पैरेलल विद द कैपेसिटेंस 15 × 10⁻10 फैरेड, तो व्हाट विल बी द वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की गई है, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग निकाल सकते हैं बाय चेंज सेंसिटिविटी, ठीक है, ठीक है, चार्ज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे टोटल कैपेसिटेंस। तो इसमें हम लोग टोटल कैपेसिटेंस इसको पता करते गए। सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटेंस में हम लोग सारे चीज़ें ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है। कितने हमारे पास में क्रिस्टल कैपेसिटेंस का 10⁻⁹ प्लस हम लोग क्या करेंगे 5 × 10⁻⁻10, ठीक है, 5 × 10⁻⁻10 हम, और हमारे पास में किसके पैरेलल में 15 × 10⁻⁻10। इसका अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस इसका वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है, तो वो बनता है 3 × 10⁻⁻10। ये हो गया हमारे पास में टोटल कैपेसिटेंस। हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी थी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, चार्ज सेंसिटिविटी कितना था हमारे पास में 15 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 × 10⁻⁹। तो इसका जो वैल्यू बनता है वो बनता है 5000 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस नियरर टू द 60 वोल्ट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग उसका 60 वोल्टेज का 60 वोल्ट के नियरर जो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसका हम लोग वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, एक ही सोर्स को कंसिडर करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है दूसरा, तो हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो 2 और 2 हमारे पास में पैरेलल में आ जाएगा, 2 पैरेलल 2 कितना हो जाएगा 1 ओम, और ये 1 ओम 2 ओम्स के सीरीज में आ जाएगा, हम लोग उसको 2 ऐड करते हैं तो 3 ओम्स रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में 40 वोल्ट का सोर्स रहेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से करंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 40 वोल्टेज सोर्स रहेगा यहाँ पे, और रेजिस्टेंस कितना रहेगा 3 ओम्स का। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 2 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग निकाल सकते। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, सिंपल है। ये 2 है, 2 है, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट बनेगा 1, और ये 2 के सीरीज में आ जाएगा, सिंपल है गाइस, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड हम लोग क्या करेंगे 3 ओम्स का, ठीक है। इसका जो करंट बनेगा वो रहेगा हमारा 13.33। अब देखिए 13.33 अगर हम लोग ऐसा वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है,
ठीक है। तो ये हो गया 2 का और ये 2 का। अब क्योंकि यहाँ पे इसका जो टोटल करंट जा रहा है 13.33, ये दोनों इसमें इक्वली डिवाइड हो रहा है। डेट मीन्स अब हमें यहाँ पे भी करंट निकालना है और यहाँ पे भी, तो उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो इसका करंट कितना रहेगा, ये 6.66 एम्पियर रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट करंट। सिंपल है। ये मैंने आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी पूछा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो गए थे, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास में नियर टू दिस, अभी हमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के 60 वोल्टेज को कंसिडर करते हुए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिमिलर है, अब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका हमारे पास में 60 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 3 ओम्स का, तो इसका जो करंट बनेगा वो रहेगा 20 एम्पियर्स। ठीक है, ये करंट जाएगा इस तरीके से 20 एम्पियर्स का। ठीक है, 20 एम्पियर्स, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है बाय यूजिंग दिस 40 वोल्ट। ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है दोनों के रेजिस्टेंस में से। ठीक है, वो कितना रहेगा 20 माइनस 6.66, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13.33 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी डिफरेंट मेथड्स है, जिसमें एक वन ऑफ द मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, next question is find out the resonant frequency of a LC circuit if inductance is used as a 900 millihenry and the capacitance is 40 microfarad। सिंपल है। आपको क्या पूछा गया कि क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली गई, लेकिन यहाँ पे रेडियंस पर सेकंड में यहाँ पे वैल्यू गई। आपको पता होना चाहिए ओमेगा इक्वल क्या होता है 2 पाई एफ। ठीक है, रेडियंस में कब निकालते हैं, लेकिन एफ यहाँ पे कितना होता है, एलसी का सर्किट है हमारे पास में, उसका वैल्यू रहता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। ओके, अब देखिए एफ को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई एफ को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, एफ विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना रहेगा 1 अंडर रूट ऑफ एल। एल का वैल्यू कितना है 900 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय सी का है हमारे पास 40। ओके, 40 इंटू 10⁻⁶, इसका वैल्यू बनता है 166.67 रेडियन पर सेकंड। इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस रिगार्डिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर ओनली वन वाइंडिंग यूज, सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा सिंगल वाइंडिंग यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा बाय कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों तरीके से वोल्टेज ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इट इज प्रोन टू द ब्रेकडाउन अंडर लो वोल्टेज कंडीशन। लो वोल्टेज कंडीशन में ब्रेकडाउन हो सकता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ हायर एफिशिएंसी दैन अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, बट आपको ऐसे सरप्राइजिंगली लग रहा होगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं, बट उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और क्योंकि ओमिक लॉसेस कम रहते हैं और कोर लॉसेस भी कम रहते हैं ड्यू टू रिडक्शन इन अ ट्रांसफार्मर मटेरियल, इसीलिए उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ अ लेस वोल्टेज रेगुलेशन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ सिस्टम इज 4 किलोवाट। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड है 8 किलोवाट का, तो डिमांड फैक्टर हमें पता है। मैंने आपको बताया था उसी दिन सेशन लिया था मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं करके एग्जामिनेशन में। डिमांड फैक्टर क्या रहता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास में 4, और कनेक्टेड लोड कितना है 8 किलोवाट का, इसका वैल्यू बनेगा 0.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। रुक जाएगा, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स नए होंगे उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आपको डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको सेशन प्रोवाइड किया था, अभी रिसेंटली एक सेशन प्रोवाइड किया इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। सारे भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के वेराइटीज एग्जामिनेशन में 100% इसके बियॉन्ड नहीं आएंगे। ठीक है, ये सेशन में आप जाके देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। आप मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई है और आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरीके से समझाया, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। 100% इस तरीके से क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या फिर चैनल पे भी जाके देख सकते हो। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। इसको भी आपको होमवर्क तरीके से दे रहा हूँ। क्यों होमवर्क दे रहा होगा इस, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे जितने स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क किया, और मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा समझाया भी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता होगा, टेलीग्राम चैनल से जो कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्यों उसको हम लोग होमवर्क के तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 5, 6, 7 इन दोनों ऑप्शंस में गलत मार्क कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ ब्रांचेस और नोड्स कितने हैं सर्किट में। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल के तरीके से दे रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं पता पूछा गया था, ये सर्किट आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कितने ब्रांचेस है और कितने नोड्स है सर्किट में, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, मैंने आपको हमारे पेड कोर्सेज में भी बताया और हमें रेगुलर सेशन में भी बताया, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से ब्रांचेस और नोड को कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 6 और 7 में ही 2 इसमें कन्फ्यूज हो गए थे। तो आप मुझे बताइएगा इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस और नोड है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट देके जा रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा हमें यूनिक सा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लैडर लाइन इन अ केबल। लैडर लाइन हम लोग केबल के अंदर क्यों यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये लैडर टाइप ऑफ दिखता है, क्योंकि इसका रीजन बेसिक सा सिंपल है, रेन वाटर एक्यूमुलेशन ऑन द टॉप ऑफ द प्लास्टिक ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे रेन वाटर एक्यूमुलेट ना हो सके इसलिए ये लैडर लाइन प्रोवाइड की जाती है केबल्स के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ इमर्शन टाइप वाटर हीटर। इमर्शन टाइप वाटर हीटर में कौन सा प्रिंसिपल आता है, कन्वेक्शन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इमर्शन टाइप में हम लोग आपने देखा होगा रॉड टाइप हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो कन्वेक्शन होता है, ठीक है। कन्वेक्शन के दौरान हमारी हीट ट्रांसफर होती है। आपको पता होना चाहिए रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इमेज मेंशन कर दिया। तो ये थे गाइस हमारे 150 क्वेश्चंस, इसका पार्ट 1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को जरूर यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वॉच करते हैं जो सब्सक्राइब नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ेगा, एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से पूछ सकते हो। आपको प्रीवियस सेशन देखना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी जाकर देख सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।